After the completion of chapter 1, today we are doing chapter number 2 from class 6th NCERT Geography। और हमारे इस चैप्टर नंबर 2 का नेम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि ग्लोब क्या है, इसके क्या उपयोग है और कौन कौन से प्रकार है। इसी तरह से अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, देशांतर क्या है और देशांतर हमारी किन चीज़ों में हेल्प करता है, ये सब हम इस लेसन में रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन को। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हमने लास्ट लेसन में क्या रीड किया था कि जो पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है, बल्कि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ये थोड़ी सी चपटी और मध्य से थोड़ी हुई उभरी दिखाई देती है। अब हम क्या कहते हैं कि पृथ्वी का और डिटेल्ड अध्ययन करने के लिए या पृथ्वी कैसी दिखती है ये जानने के लिए और दूसरी अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हम ग्लोब की हेल्प ले सकते हैं। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप होता है, दैट मीन्स एक छोटा प्रतिरूप होता है, लेकिन वास्तविक होता है ये। ठीक है, मतलब पृथ्वी को सही ढंग से ये दर्शा सकता है। ग्लोब अलग अलग आकार और अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे पहला है बड़े ग्लोब। बड़े ग्लोब ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं लेकर जा सकते, बिकॉज़ उनका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है। वहीं दूसरे जो ग्लोब होते हैं, जैसे कि पॉकेट में रखने लायक ग्लोब या फिर गुब्बारे जैसे ग्लोब या पॉकेट में रखने वाले ग्लोब से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब है ऐसे ग्लोब जिनके अंदर हवा भरी जा सकती है और आसानी से इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, क्योंकि इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जहाँ इनका प्रयोग करना है वहाँ इनमें हवा भरकर इनका यूज़ किया जा सकता है। जो ग्लोब होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं। हम सभी को पता है कि ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे घुमाया जा सकता है। ठीक है, जैसे और कैसे घुमा सकते हैं हम इसे, जैसे कुम्हार का पहिया है, लट्टू घूमता है। अब ये जो ग्लोब है ये इसका देखो अक्ष है यहाँ इस इमेज में, और इसको इस तरह से रोटेट किया जा सकता है। ठीक है, ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागरों को उनके सही आकार में देखा जा सकता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब देखो आगे क्या कहा गया है कि हम देखेंगे कि एक सुई होती है जो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है, जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस की। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर ये सुई गुजरती है, वो कौन कौन से बिंदु हैं? वो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। दैट मीन्स जो पृथ्वी है वो अपनी रोटेशन, अपनी मूवमेंट, अपनी गति किस तरह से करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, और ग्लोब को भी इसी तरह से घुमाया जा सकता है। पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं है, बल्कि पृथ्वी कहाँ घूमती है? अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, और जो कि एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। एक और काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। और ये कौन सी काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है? इसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ऊपरी आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा गया है और निचले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये है विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा। ये क्या कर रही है? इस पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, और ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये जो रेखाएं हैं जितनी भी, ये सारी क्या हैं? अक्षांश रेखा। ये विषुवत है, इसके ऊपर की जितनी भी रेखाएं हैं वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं, और जो नीचे की रेखाएं होती हैं वो सारी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश को हम अंशों में मापते हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरह से मापते हैं इनको हम। विषुवत वृत्त शून्य अक्ष
अंश अक्षांश को दर्शाती है। जैसा कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो विषुवत वृत्त है या भूमध्य रेखा है वो क्या है, 0 डिग्री पर स्थित है और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो उत्तर में स्थित अक्षांशीय रेखाएं हैं उन्हें उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहा गया है और जो इसके नीचे की तरफ यानी दक्षिण में स्थित है उन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा गया है। ये जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे के समांतर होती हैं और इनका जो आकार है वो ध्रुवों की तरफ जाकर विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा को भी लिखा जाता है ताकि हमें ये क्लियर हो सके कि ये पृथ्वी के उत्तरी भाग में है या दक्षिणी भाग में है। और सामान्यतः उत्तर लिखने के लिए उ और डॉट का यूज़ होता है, इसी तरह से दक्षिण लिखने के लिए द और डॉट का यूज़ होता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में, और यहाँ पर बेली होरिजेंटे दोनों प्लेस कहाँ पर है, 20 डिग्री अक्षांश पर है। मतलब जो विषुवत वृत्त के ऊपर एक रेखा होती है वो भी 20 डिग्री है और विषुवत वृत्त के नीचे की साइड भी 20 डिग्री है। तो इन्हें ये बताने के लिए कि वो उत्तर में है या दक्षिण में है, हमें यहाँ लिखना पड़ता है 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण। तो चंद्रपुर के साथ लिखा गया 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है और ये हमें चित्र 2.2 से क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखाओं को। महत्वपूर्ण अक्षांश कौन से हैं? अभी हमने पढ़ा उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बारे में और विषुवत वृत्त के बारे में हमने पढ़ा। तो विषुवत वृत्त कहाँ था? 0 डिग्री पर था, जो कि ग्लोब को या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। और विषुवत वृत्त के उत्तर की तरफ जो हिस्सा है या ऊपर की तरफ जो हिस्सा है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जिसे 90 डिग्री उत्तर के नाम से, और दक्षिणी ध्रुव को 90 डिग्री दक्षिण के नाम से हमने रीड किया। लेकिन इसके अतिरिक्त भी 4 महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखाएं और हैं। ये कौन कौन सी है? विषुवत वृत्त के ऊपर एक रेखा है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तर पर स्थित है। इसी तरह से विषुवत वृत्त के दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री पर है मकर रेखा। और इसके बाद देखिए हमने क्या रीड किया, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 × 1/2 और फिर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। इसी तरह से फिर विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। दोनों कहाँ पर है? 66.5 डिग्री पर। तो ये और कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं थी जो हमने रीड की। कौन कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त। और यहाँ हम देख सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में कौन कौन से क्षेत्र हैं। जैसे कि अगर बात की जाए कर्क रेखा और मकर रेखा की, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध क्षेत्र को देखा जा सकता है। उष्ण कटिबंध का मतलब क्या है? जहाँ की जलवायु काफ़ी गर्म होती है, यहाँ पर उस तरह के क्षेत्र हैं। फिर कर्क रेखा से ऊपर और उत्तरी ध्रुव वृत्त से नीचे की तरफ हम देखते हैं, उत्तरी ध्रुव वृत्त से नीचे और कर्क रेखा से ऊपर, यानी इन दोनों के बीच में, तो हम देखेंगे कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण का मतलब क्या है? जहाँ पर जलवायु गर्म और ठंडी दोनों होती है। मतलब और ये कहाँ पर है? उत्तरी ध्रुव में स्थित है, तो इसीलिए इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहा गया। कर्क और मकर रेखा के बीच में यानी विषुवत वृत्त के बिल्कुल पास है उष्ण कटिबंध, ठीक है, जहाँ काफ़ी गर्मी होती है। और इसके ऊपर कर्क रेखा के ऊपर और उत्तरी ध्रुव के नीचे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त के ऊपर उत्तर ध्रुव के पास क्या है? उत्तरी शीत कटिबंध, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। शीत मतलब ठंडी जलवायु है जहाँ की। इसी तरह से अगर हम दक्षिण भाग की तरफ देखें तो विषुवत वृत्त
से नीचे जो मकर रेखा है उससे नीचे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में हमने रीड कर ही लिया, उष्ण कटिबंध है, और मकर रेखा से नीचे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, बिल्कुल उसी तरह से जहाँ ऊपर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। और इसी तरह से दक्षिणी ध्रुव वृत्त के पास जो क्षेत्र है वो क्या है, शीत कटिबंध है, दक्षिणी शीत कटिबंध, जहाँ की जलवायु बहुत ही ठंडी होती है। ये हम पहले भी रीड कर चुके हैं कि जो ध्रुवों के पास का क्षेत्र होता है वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी होती है। तो यही आज हम यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प से रीड कर रहे हैं, उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। अब देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास। इसे अभी हमने जो रीड किया वही सब इसके अंदर लिखा गया है। देखो, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्यवर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, तो इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। हमने रीड किया था कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। उष्ण यानी कि गर्म, क्योंकि वहाँ की जलवायु बहुत गर्म होती है। तो वहाँ की जलवायु क्यों गर्म होती है, क्योंकि इन दोनों रेखाओं के बीच में जितने भी अक्षांश हैं या जितनी भी रेखाएं हैं उन सभी पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के समय पर सिर के ठीक ऊपर होता है, यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊष्मा पहुँचती है, तो इसीलिए इन्हें उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा गया है। और अब हम कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर अगर बात करें तो दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, इसीलिए बाकी जगहों की जो जलवायु है या तापमान है वो इनसे कम गर्म होती है, उतनी गर्म नहीं होती है। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है जाती हैं, जितना जितना ध्रुव की तरफ बढ़ते जाते हैं उतना उतना सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, जिसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ गर्मी और कुछ शीत होती है, इसीलिए मध्यम तापमान होता है। वहीं अगर हम उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त की बात करें या उत्तरी ध्रुव की बात करें तो वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त या दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो वहाँ पर भी ठंड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर ही नहीं आ पाता, इसीलिए इन्हें शीत कटिबंध कहते हैं। इसके बाद हम रीड करते हैं देशांतर क्या है। अब देखिए, किसी भी स्थान की अगर हम एग्जैक्ट स्थिति को जानना चाहते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए अक्षांशों की जानकारी होना तो आवश्यक है ही, लेकिन अक्षांशों के साथ साथ देशांतरों की जानकारी होना भी ज़रूरी है। अब अक्षांश से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी जो स्थान है वो कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ बताया गया प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप दोनों ही 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। अब ये 20 डिग्री दक्षिण क्या है, देखो लास्ट पेज पर हमने रीड किया था कि विषुवत वृत्त से ऊपर की ओर जितने भी अक्षांश है वो उत्तरी अक्षांश है, और विषुवत वृत्त से नीचे की ओर जो अक्षांश है वो दक्षिणी अक्षांश है। तो विषुवत वृत्त से नीचे जो 20 डिग्री दक्षिण में है उसे हम 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानते हैं। और ये दोनों ही द्वीप, मॉरिशस द्वीप और टोंगा द्वीप, दोनों ही कहाँ पर हैं, 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर हैं। तो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर होने के बावजूद भी हमें इनकी एग्जैक्ट लोकेशन को अगर एग्जैक्ट स्थिति को अगर पता करना है तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए ये उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं यानी कि देशांतर रेखाएं हमारी हेल्प करेंगी। देखो क्या लिखा गया है, इनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व से पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। मतलब उत्तर से ध्रुव की स्थिति देखने के, दक्षिण की स्थिति देखने के बाद, जैसे हमें पता है कि दक्षिणी ध्रुव पर है ये, तो उसके बाद हमें जानना होगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी एक दूसरे से कितनी है। तो इन्हीं दूरियों को जानने के लिए हमें देशांतर रेखाएं हेल्पफुल होंगी। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहा गया है, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी है उसको क्या कहा गया है,
उसको देशांतर के अंश कहा गया है या देशांतर के अंशों में मापा गया है। जैसे कि 30 डिग्री पूर्व पश्चिम, 60 डिग्री पश्चिम, इसी तरह से 30 डिग्री पूर्व, 60 डिग्री पूर्व। ठीक है, तो प्रत्येक अंश को 1 मिनट में और 1 मिनट को सेकंड में विभाजित कर दिया जाता है। ये अर्धवृत्त होते हैं और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। देखो यहाँ पर जो इनकी डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं जो डिस्टेंस है वो कम होती जाती है और ध्रुव पर पहुंचने पर ये जो डिस्टेंस है ये शून्य हो जाती है। जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलते हैं। अक्षांश रेखाएं जो कि समांतर रेखाएं हैं, उनके विपरीत देशांतरीय यामोत्तरों की जो लंबाई होती है वो समान होती है। इनकी जो लेंथ है वो सेम होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तो सारे देशों ने मिलकर निश्चय किया कि ग्रीनिच कहाँ है? ग्रीनिच ब्रिटिश राज्य के वेधशाला स्थित है, जहाँ पर वो स्थान है ग्रीनिच से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। और ग्रीनिच से जो गुजरने वाली यामोत्तर है उसी को प्रमुख यामोत्तर कहा गया है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है और यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पू और पश्चिम के लिए प का उपयोग किया जाता है। और 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। तो कहा जा सकता है कि यदि आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो आप ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में एक प्लेस है धुबरी, जो कि 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। तो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री देशांतर पर जो बिंदु परस्पर इन दोनों रेखाओं को काटता है तो वह बिंदु धुबरी की सही स्थिति को बताता है। इस तरह से हम ग्लोब के अंदर एक स्थान की सही स्थिति को देख सकते हैं। इसके बाद हम रीड करते हैं देशांतर और समय को। देशांतरों की मदद से समय को किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है, ये हम रीड करेंगे यहाँ पर। अब देखो, समय को मापने का सबसे अच्छा जो साधन है वो है पृथ्वी, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की गति। ये हम सभी को पता है। सूर्योदय और अब पृथ्वी, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की गति ही समय को मापने का अच्छा साधन क्यों है? क्योंकि जो सूरज है वो हर रोज़ उदय होता है और हर रोज़ अस्त होता है। इसीलिए स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन ही यह सूर्य है। सूर्य के द्वारा जो बनने वाली परछाई होती है उससे लोकल टाइम का या स्थानीय समय का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि सूर्य से बनने वाली दोपहर में जो परछाई है वो सबसे छोटी होती है और ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सबसे लंबी होती है। तो इस तरह से हम सूर्य के प्रकाश से जो बनने वाली परछाई है उसकी हेल्प से स्थानीय समय का अनुमान लगा सकते हैं। और जो ग्रीनिच है, ग्रीनिच कहाँ पर है? ब्रिटेन में। ये वो प्लेस है जहाँ पर ब्रिटेन की वेधशाला, राजकीय वेधशाला स्थित है। तो ग्रीनिच पर जो प्रमुख यामोत्तर है वो उस पर सूरज जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, ग्रीनिच में जिस समय सूरज आसमान के सबसे ऊंचे बिंदु पर है उस समय पर सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है, यामोत्तर पर सभी स्थानों पर उस समय पर दोपहर होगी, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच से पीछे होगा। मतलब ग्रीनिच में जो समय होगा उससे आगे समय होगा उन स्थानों का जो कि ग्रीनिच के पूर्व में है, और अगर कोई स्थान ग्रीनिच के पश्चिम में है तो वहाँ पर ग्रीनिच से यानी कि ब्रिटेन से कम समय होगा। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में वो कितना घूमेगी? 15 डिग्री। इसी तरह से 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी वो। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच
से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। ठीक है। तो किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होगा दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। फिर से देखिए, किसी भी स्थान पर जब सूरज आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें मानक समय की आवश्यकता क्यों होती है। मानक समय मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम की आवश्यकता क्यों होती है। अलग अलग यामोत्तर पर जो स्थित स्थान है उनके स्थानीय समयों में अंतर होता है। मतलब किसी प्लेस पर जो टाइम है वो कुछ और होता है, तो किसी और स्थानीय प्लेस पर उस समय का टाइम कुछ और होता है, जिसके कारण अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में ही 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए और उसी के अनुसार व्यवस्था को बनाया जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है और भारत में जो समय मानक यामोत्तर माना गया है वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। अब एक एग्जाम्पल और दिया गया है यहाँ पर कि कबीर है एक, जो कि भोपाल के पास एक छोटे से नगर में रहता है। वो अपने दोस्त आलोक से कहता है कि वो आज रात को नहीं सो पाएंगे क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे दोपहर को शुरू होगा। लेकिन भारत में और लंदन के टाइम में काफ़ी डिफरेंस है, तो लंदन में जो मैच 2 बजे शुरू होगा वो भारत में शाम को 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात में समाप्त होगा। तो क्या आप जानते हैं कि भारत और लंदन के टाइम के बीच में कितना डिफरेंस हुआ? ये हुआ 5.5 घंटे का। तो भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है, तो यहाँ का समय ग्रीनिच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो यहाँ पर शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार इतना अधिक होता है कि वहाँ पर एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। जैसे कि रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। This was our second chapter and thanks for watching. Please share and subscribe also.